हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं बहुत ही सिंपल सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बातें बताऊंगा करेंट चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, या फिर जिसमें मैंने आप लोगों को कन्वेंशन के बारे में बताया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फॉलो करता है, वो वीडियो जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज देखिए मैंने क्या बताऊंगा कि मान लो कि ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी चालक में मान लो ताप को बढ़ाया जाएगा, अगर टेम्परेचर को किसी कंडक्टर में इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो तो करंट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कि किसी भी चालक में ताप को बढ़ाने पर, ठीक है, ताप को बढ़ाने पर ठीक है, चालक से बहने वाली धारा, चालक से बहने वाली धारा बहने वाली धारा चालक से बहने वाली धारा तथा अपवाह वेग अपवाह अपवाह वेग को क्या बोलते हैं, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, यानी किसी चालक से बहने वाली धारा, आई का मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आप लोग को, आई इक्वल टू ANEVD होता है ना। और क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग क्या होता है, VD इक्वल टू होता है E टॉर अपॉन स्मॉल m। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को ड्राइव करके भी बता दिया है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग समझेंगे कि ताप को अगर बढ़ाया जाएगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा बोलो, कन्वेंशन समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, कन्वेंशन। देखो कन्वेंशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो करता है, यानी कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे, इस बैटरी को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ तो ये वाला साइड होगा पॉजिटिव, और ये वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये होगा एक नेगेटिव होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। यानी कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया है। क्या किया गया है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया है। अब आप लोग को मैंने बताया था कन्वेंशन में इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से, यानी कि जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, उसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फॉलो करता है बोलो, करंट फॉलो करता है, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है ANEVD होता है। इस बात को भी मैंने ड्राइव कर दिया था। ठीक है, चलो, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे फॉलो कर रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन है ऐसे। क्लियर, यानी कि किसी भी चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर, इतना तो पता चल गया। चलो अब देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में ऐसे मूव कर रहा है। अब ये देखो इस चालक में, इस कंडक्टर में बहुत सारे क्या होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ n होगा। चलो मैं कुछ यहाँ पे फिगर बना देता हूं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एटम है। क्लियर होगा ना। चलो अब देखो ध्यान से समझो, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगा, तो क्या होगा बोलो, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम्स और मॉलिक्यूल से आके टकराता है। यानी कि जब इस एटम्स और मॉलिक्यूल से आके टकराएगा तो क्या होगा, मान लो इसका पहले वेलोसिटी था v, अब जैसे यहाँ पे टकराया तो क्या हो गया बोलो, वेलोसिटी हो गया 0। फिर धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो कि इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा रहेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसा फोर्स लगता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर
कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, फिर किसी दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल से आके टकराएगा, फिर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसी यही दो टक्करों के बीच के समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टॉर्क बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एटम्स और मॉलिक्यूल से आके टकराता है, तो इसी टक्कर यानी कि दो टक्करों के बीच के समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखो, मान लो इसमें टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को क्या करेंगे बोलो, इसमें टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बोलो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है अब कंपन करने लगेगा, यानी कि वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगे, जुम 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 जुम, ऐसे करना। जब इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेगा, जुम 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 जुम, ऐसे क्या करने लगेगा बोलो, वाइब्रेट करने लगेगा। और जब क्या होगा, क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा, तो अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब वो मूव करने के लिए उसको जगह कम मिल रहा है, उसका स्पेस कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल से अब वो जल्दी जल्दी टकराएगा। क्लियर हुआ बात? क्या होगा बोलो, एटम्स और मॉलिक्यूल से जल्दी जल्दी टकराएगा। यानी कि अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, यानी कि दो टक्करों के बीच का समय जल्दी जल्दी होने लगा, यानी कि क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बोलो, घटता है। क्या होता है बोलो, घटता है। यानी कि जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क यानी कि दो टक्करों के बीच का समय क्या होता है, घटता है। बात समझ में आ गया? इतना तो मैंने समझा दिया, कैसे सब कुछ पता चल गया होगा। अब देखो ध्यान से समझो, यानी कि मेरे क्वेश्चन क्या है, ताप को बढ़ाने पर चालक से बहने वाली धारा एवं अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क का मान घटेगा, और जब टॉर्क का मान घटेगा तो यहाँ पे दिख रहा है टॉर्क, यानी कि वीडी का मान भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ऊपर में है तो वीडी का मान घटेगा। टॉर्क का वैल्यू घट रहा है तो वीडी का वैल्यू क्या भी घटेगा, यानी कि अपवाह वेग का मान क्या होता है, घटता है। बात समझ में आया? अब अपवाह वेग का मान वीडी घटेगा तो क्या होगा, वीडी यहाँ पे है, यानी कि आई भी क्या होगा, घटेगा, यानी कि इस चालक से बहने वाली धारा भी क्या होगा, घटेगा, घटेगा। बात समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाता है तो अपवाह वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी चालक के ताप को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम्स और मॉलिक्यूल से जल्दी जल्दी टकराएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटने के कारण अपवाह वेग वीडी का मान भी घटता है, और उस चालक से बहने वाली धारा भी क्या होता है, घट जाता है। कैसे घटता है, ये रहा फॉर्मूला देखो, आई इक्वल ए यानी वीडी, वीडी घटेगा तो क्या होगा, आई भी घटेगा। क्लियर? चलो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मान लो यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बोलेगा किसी चालक का प्रतिरोध आर, रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध आर यानी कि रेजिस्टेंस, किसी चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस एवं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हिंदी से बोलते हैं प्रतिरोध, और इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या वही कि जब किसी चालक के ताप को बढ़ाया जाता है तो चालक का प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्राफ भी बनाइए, ग्राफ भी बनाना यानी ग्राफ भी ड्रॉ करना है। चलो दिखाते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग कुछ पढ़े थे, ऑफकोर्स पढ़े थे। एक रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग की, ये आर इक्वल टू होता है एम एल बाय ए, बोलो एन ई स्क्वायर टॉर्क। मैंने बताया था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, नहीं बताया था। चलो मैं बता देता हूं कैसे मैंने बताया था। ऑफकोर्स मैंने बताया था, देखो क्या मैंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ, ये तो जरूर बताया होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा बोलो, R I होगा, यानी कि R इक्वल टू क्या होगा बोलो, V बाय R इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, V बाय I होगा। ये था ओम्स लॉ था, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था ये ओम्स लॉ, यानी कि ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया किसी चालक से बहने वाली धारा जो होती है वो A N E VD होता है। और VD का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, VD इक्वल टू होता है E टॉर्क अपॉन स्मॉल m। क्लियर? VD की जगह पुट कर सकते हैं यहाँ पे E टॉर्क अपॉन स्मॉल m। क्लियर? इतना हो गया ना। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसको देखो,
क्या होगा ए एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन स्मॉल एम, और ई को मैं साइड कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अरेंज किया। मैंने ई इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ई इक्वल टू मैंने पढ़ाया था डीवी बाय डी आर। मान लो यहाँ पे एक चालक है, इस चालक की लंबाई एल है, ठीक है, और चालक के दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर, दैट मींस बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स ऑफ द कंडक्टर जो है वो भी है। तो यहाँ पे बोलो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय एल होगा कि नहीं। डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स ऑफ द कंडक्टर को डीवी बोलेंगे, और डी आर मतलब चालक का बीच का दूरी, चालक का दूरी, तो चालक का दूरी कितना एल, यानी इसका लेंथ एल है तो एल हो गया। यानी कि यहाँ पे ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाय एल लिख सकता हूँ। ऑफकोर्स आई कैन राइट दिस, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझो बात को, क्या समझना है, इसको इधर ले आओ, भी को यहाँ भेज देते हैं। तो भी को अगर यहाँ भेज देंगे तो क्या होगा बोलो, भी यहाँ आ गया, हो गया ए एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम एल, होगा ना, ये क्लियर। इसको पलाट देंगे, पलाट देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, पलाट देते हैं तो हो जाएगा भी बाय आई इक्वल टू कितना हो गया बोलो, एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। अब देखो भी बाय आई, यानी कि भी बाय आई को क्या बोलते हैं बोलो, आर बोलते हैं, तो इस जगह पे पुट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, भी बाय आई को क्या बोलेंगे, भी बाय आई को आर बोलेंगे, दैट मीन्स ये फॉर्मूला एकदम सही है 100% जो हम लिखे हैं, ठीक है। यानी किसी भी चालक से, ठीक है, बहने वाला धारा आई इक्वल टू ए एन वी होता है, और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन स्मॉल ई स्क्वायर और इनटू टॉर्क होता है, क्लियर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया होगा, देखो मैंने बताया था किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई एल के समानुपाती होता है, और चालक के अनुप्रास काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, क्लियर। जब समानुपाती साइन हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट के रूप में रो लगता है, रो अपॉन ए, और रो को ही क्या बोलते हैं बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। रो क्या है, कांस्टेंट है, और इसको बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है, जिसको हिंदी से बोलते हैं प्रतिरोधकता, एक ही चीज है, ठीक है। यानी रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, रो इक्वल टू होगा आर ए अपॉन एल, क्लियर हुआ, बात क्लियर हो रहा है, गुड। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर में बोलेंगे रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, सही है ना, देखो यानी कि मैं यहाँ इसमें अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो आर इक्वल हो जाएगा कितना, रो एल अपॉन ए। अब देखो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ समझ में आ रहा है। रो का प्लेस कौन ले रहा है, देखो तो रो का प्लेस ले रहा है, रो का प्लेस ले रहा है ये जो टर्म दिख रहा है, ये जो मैं डॉटेड लाइन से मैं जो डिनोट कर रहा हूं वो है रो का प्लेस ले रहा है। यानी कि रो का फॉर्मूला होगा स्मॉल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क होगा, क्लियर। कैसे मैंने लिखा पता समझ में आ गया होगा, गुड। चलो अब देखो बात करते हैं कि मान लो जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाएगा, इस चालक में क्या करेंगे बोलो, टेम्परेचर को इंक्रीजिंग करेंगे। तो जब ताप को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा बोलो, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगता है, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करने लगता है बोलो, वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेट करने लगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एटॉम्स और मॉलिक्यूल से जल्दी जल्दी टकराता है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क का मान घटता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क का मान घटता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं जो रेजिस्टेंस का है, टॉर्क का मान घटता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, यानी कि आर का मान क्या होगा, बढ़ता है, क्लियर। यानी जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्लियर। इसमें क्या होगा, देखो यहां भी टॉर्क है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो भी क्या होगा बोलो, बढ़ता है, क्लियर हो गया। जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसमें ग्राफ भी बनाने के लिए बोला था, मैंने बताया था ग्राफ भी बताऊंगा, चलो मैं ग्राफ भी बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस का मान, पता चल गया कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। तो इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूं, मान लो ये है ग्राफ, मान लो कि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को रख रहा हूं, यानी कि रेजिस्टेंस ऐसा है और टेम्परेचर ऐसा है, क्लियर। क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, टेम्परेचर भी बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ाएगा, तो इसके लिए ग्राफ होगा, मान लो यहाँ 0 है, धीरे धीरे ऐसा इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। देख लो
टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं आप, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बोलो, रेजिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो इसके लिए भी रो के लिए भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। मान लो इधर रो है मेरा और इधर क्या टेम्परेचर है और यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा बोलो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि इसके लिए भी ग्राफ ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलेगा हमको। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा? गुड। चलिए ये टर्म भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, अब मैं बात करूंगा, ठीक है, कंडक्टेंस के बारे में, चालकता के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर में है, वही सेम क्वेश्चन है, चालकता है, चालकता को बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। और दूसरा नंबर में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, क्या है बोलो, विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता को बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया होगा। अब बोलो कि जब किसी चालक में ताप को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो चालकता एवं विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चालकता किसको बोलते हैं हम। तो चालकता को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जी इक्वल होता है 1/r। मतलब क्या बोलेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रमण को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रमण को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कैपिटल जी इक्वल टू, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो आर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो आर का वैल्यू क्या होता है? ml/a/n ये स्क्वायर टॉर्क, यानी कैपिटल जी इक्वल होगा a/n टॉर्क ऑन स्मॉल m, ठीक है। ये हो गया किसका? कंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर? बात समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, इसके लिए अगर ग्राफ बनाएंगे, देखो समझो, ताप को बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान घटता है और टॉर्क का मान घटेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कैपिटल जी का भी मान घटता है। अगर इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो बहुत सिंपल सा है, इधर रख दो कैपिटल जी को, इधर भी रख लो टेम्परेचर को। क्या होगा बोलो? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बोलो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान घटेगा और टॉर्क का मान घटेगा तो कैपिटल जी का भी मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा? कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो टेम्परेचर को धीरे धीरे अगर, टेम्परेचर को धीरे धीरे अगर बढ़ाएंगे, देखो ध्यान समझो, टेम्परेचर को धीरे धीरे अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल जी का मान घट रहा है, कैपिटल जी का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसके लिए ये ग्राफ है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में बोलो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ, 1/ρ होता है। रो का भी हम लोग फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले थे, तो रो का फॉर्मूला होता है 1/m/, ठीक है, एन ई स्क्वायर टॉर्क, यानी कि इसमें भी टॉर्क ऊपर जा रहा है, यानी कि एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम। तो समझ में आ रहा है? यानी जब किसी चालक को ताप को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? टॉर्क का मान घटेगा और टॉर्क का मान घटेगा तो क्या होगा बोलो? टॉर्क का मान घटेगा तो सिग्मा का भी मान क्या होगा? घटेगा। सिग्मा का भी मान क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ रहा है? सिग्मा का भी मान घटेगा। तो इसके लिए भी अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो सेम सेम ग्राफ बनेगा, एकदम सेम टू सेम। इधर रख दो रो को, इधर रख दो टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रो घटेगा, यानी कि कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर? आप इस बात को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, चलो इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूं। देखो मान लो समझो बात को, मान लो कि किसी चालक के, ठीक है, मान लो लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अनुप्रास काट के क्षेत्रफल ए को भी क्या हो रहा है? मान लो कि लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर देंगे, और अनुप्रास काट के क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को भी क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, कर दिया जाता है, चलो कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अपवाह वेग, ठीक है, इसके अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और चलो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं,
ठीक है, क्या करेंगे, लंबाई को दोगुना कर देंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को भी क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। तो अपवाह वेग, करंट और रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपवाह वेग का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बोलो, ई टॉर्क अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, और बोलो यहाँ पे चालक की लंबाई को, चालक से बहने वाली धारा, तो धारा का फॉर्मूला होता है ए एन ई स्क्वायर टॉर्क होता है। कोई दिक्कत है, चलो। और यहाँ पे बोलो ये है चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा बोलो, चालक का प्रतिरोध एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। ठीक है, और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा ई टॉर्क अपॉन स्मॉल एम और इंटू ई, और इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ई टॉर्क अपॉन स्मॉल एम और इंटू हो जाएगा वी बाय एल। बात समझ में आ गया होगा, वी बाय एल। चलो अब देखते हैं, मान लो कि चालक की लंबाई को दो गुना कर रहे हैं, तो चालक की लंबाई को दो गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे दो गुना हो जाएगा, यहाँ पे दो गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा। यानी कि चालक की लंबाई को दो गुना करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा बोलो, घटता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए का कोई टर्म नहीं है इसमें, तो ए का कोई टर्म नहीं है, तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ए के कारण। ठीक है, तो किसके कारण प्रभाव पड़ने वाला है, एल के कारण। अगर एल को दोगुना करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोगुना घट जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं करंट। तो करंट के लिए क्या होता है, ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। ठीक है, बाकी सारा टर्म से कोई लेना देना नहीं है, चालक की लंबाई पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को दो गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दो गुना बढ़ा देंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी करंट बढ़ता है। क्लियर, उसके बाद है रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा दोनों को कारण, चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करेगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि एल को अगर दो गुना बढ़ाएंगे, ठीक है, एल को दो गुना बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को दो गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई को बढ़ाने पर बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर घटता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, गुड। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा भी आने वाला है। ठीक है, चलो मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, चलो ध्यान से आप लोग पहले समझ लीजिएगा तो अच्छा समझ में। बोला है क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो 10⁻⁻10 मीटर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षा पर गति कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर 10⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षा पर गति कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, तो इस वृत्ताकार कक्षा से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि करंट को फाइंड आउट करना है कि इसमें से करंट कितना होगा। बात समझ में आ गया, तो सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो जरूर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फॉलो होगा और वही करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा कुछ नहीं जानते हैं, देखो यानी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है v = 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r दिया हुआ है 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीज हमको दिया हुआ है और हमको करंट निकालना था। हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं करंट का, करंट इक्वल होता है Q/T। क्या होता है बोलो, Q/T। क्लियर, यही फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है। क्लियर, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ई लिख दूंगा और यहाँ पे टी, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक, मान लो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है वही देखते हैं। ठीक है, चलो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक चक्कर पूरा करेगा यहाँ तक आएगा तो कितना दूरी तय करेगा, यानी कि 2πr दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस हमको पता है 2πr होगा। मान लो कि टी टाइम में जो है यह दूरी कवर करेगा, तो यूनिट टाइम में कितना कवर करेगा बोलो, 2πr/t। ठीक है, मैंने स्मॉल टी माना है तो स्मॉल टी लिख रहा हूँ। ठीक है,
मान लो कि स्मॉल टी टाइम में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिट टाइम में कितना करेगा, 2πr/t। ठीक है, और यूनिट टाइम में जितना करंट फॉलो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा उसी को मतलब बोलेंगे हम लोग, यानी टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल हो गया 2πr। क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे हमको टाइम निकालना है ना, तो चलो इतना तो पता चल गया कि ये देखो टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन जो है 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बोलो, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस हमको पता है 2πr और वेलोसिटी कितना दे रखा है 10⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब निकल गया टाइम, तो यहाँ लिख दो ई का वैल्यू बोलो, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, टाइम बोलो, टाइम का वैल्यू है 2πr अपॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड। क्लियर, 10⁶ मीटर पर सेकंड आ गया होगा आप समझ में। चलो सारा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर और अपॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड। इस बात को कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व इट, आपको क्या होगा, करंट का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ गया, करंट का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए ठीक है, एक कॉपर की तार की लंबाई जो है वो मेरा 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर की तार की लंबाई 2 मीटर है और इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि एनी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उस चालक से बहने वाली धारा I इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तब चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुल संवेग निकालना है, यानी कि टोटल मोमेंटम निकालना है। ठीक है, जितना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उस इलेक्ट्रॉन्स का क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है क्या, एम और इंटू वी, ये हम लोग तो जानते हैं। ठीक है, एक चालक है और इस चालक की लंबाई मान लो एल दिया हुआ है। ठीक है, और इससे आई करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2 एम्पियर की करंट पास कर रहा है। ठीक है, इसी से हमको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या होगा, तो देखो नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमको मोमेंटम निकालना है तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, उस इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आया, यानी कि m इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, p इक्वल टू m और इंटू वी डी दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तो पता चल गया, गुड। अब देखो ध्यान से समझो कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कितना। ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम पर, यानी कि एकांक आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन दिया हुआ है। ठीक है, तो भी वॉल्यूम पर कितना होगा बोलो, भी एन होगा कि नहीं होगा। भी एन का मतलब, भी का मतलब होता है एरिया और इंटू लंबाई हो गया वॉल्यूम, तो यहाँ हो जाएगा ए एल और एन होगा। बात समझ में आया, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि इस चालक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इतना होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम यदि है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, ए एल एन ई। ठीक है, इंटू कर देंगे ए एल एन ई और इंटू स्मॉल एम। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। चलो ई है ना, तो ई मैं यहाँ पे लिख दूंगा भी एन ई। ठीक है, सही है। चलो देखते हैं इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है एन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वी वॉल्यूम पर कितना होगा बोलो, वी एन ई होगा। वी का मतलब होगा एरिया और इंटू लंबाई, वॉल्यूम हो गया, और यहाँ हो गया एन ई। बात समझ में आ गया। चलो, एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास स्मॉल एम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इतना है, तो इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मास कितना हो जाएगा, ए एल एन ई और इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास निकल गया टोटल मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर, कितना हो गया बोलो, ए एल एन ई और इंटू स्मॉल एम। क्लियर, और इंटू वी डी। चलो, एक हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, होता है आई इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है। बात समझ में आ रहा है, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल कितना हो जाएगा बोलो, वी डी इक्वल होगा आई अपॉन ए एन और ई होगा। क्लियर, चलो इस बात को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो इस बात को हम लोग, इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बोलो,
ए एन और ई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पुट करना है आई अपॉन ए एन और ई। क्लियर। चलो क्या क्या कट रहा है देखो, देखो बात समझ में आ गया ना, ये पूरा ही टर्म कट जा रहा है। नहीं यहाँ नहीं पुट करना है, ऊपर में पुट करना है, रुक जाओ, यहाँ पे पुट करना है। देखो वीडी का वैल्यू तो यहाँ पे दिया ए एल एन ई, ठीक है, और स्मॉल एम दिया हुआ, ठीक है। वीडी का वैल्यू पुट करना है आई अपॉन ए एन और ई पुट करना है, ठीक है। क्या क्या कट रहा है देखो, ए कैंसिल, एन एन कैंसिल, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि मेरे पास ऊपर में क्या क्या बच रहा है, बच रहा है एल बच रहा है, स्मॉल एम बच रहा है और आई बच रहा है। क्लियर। और नीचे में कितना ई बच रहा है। क्लियर। इसको हम लोग हम कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, देखते हैं चलो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन दैट क्या क्या है देखो, चालक की लंबाई दिया है 2 मीटर, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2। इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू करंट कितना फॉलो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा है 2, और नीचे में क्या दिया है वैल्यू ऑफ चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को